बड़ा लेकिन बहुत गरीब था। बूढ़े सास ससुर और बीमार पति, 4 साल का बेटा अनुज, इन सबकी जिम्मेदारी सुनंदा के कंधों पर ही टिकी थी। सुनंदा बहुत मेहनत से काम करती, लेकिन फिर भी उसे गुजारे के लायक भी पैसे नहीं मिलते थे। फिर एक दिन सुनंदा को मोमोज बनाने का मौका मिला। उसके बाद सुनंदा की जिंदगी बदल गई। सुनंदा, घर की साफ सफाई हो गई हो तो बाथरूम में रखे गंदे कपड़े धो देना, और हाँ, जाने से पहले मेरे बालों में तेल लगाकर मसाज कर देना। उफ, आज सिर में बहुत दर्द है। पूरे हफ्ते ऑफिस में काम करके बहुत थक जाती हूँ। जी मालकिन। सुनंदा अपने काम में लग जाती है। घर के सारे काम निपटा कर मालकिन के बालों में तेल लगाकर फिर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। सुनंदा का पति विमल एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। उसकी हमेशा नाइट ड्यूटी रहती थी। एक रात वो काम पर जा रहा था कि रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर दी। इस हादसे में विमल का एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस कारण विमल अब काम पर नहीं जा सकता था। विमल की यह हालत देखकर फैक्ट्री के मालिक ने उसे बगैर तनख्वाह के हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दिया। आप फिक्र मत कीजिए अनुज के बाबा, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। पड़ोस की कमला बता रही थी कि वो जिस घर में खाना बनाती है वहाँ झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के लिए काम वाली चाहिए। मैं वहाँ काम कर लूंगी, कम से कम हमारा गुजारा तो चल जाएगा। मुझे माफ कर दो सुनंदा, मेरी वजह से आज तुम्हें दूसरों के घरों में काम करना पड़ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। मेरा दिल कहता है कि हमारे अच्छे दिन जल्दी आएंगे। सुनंदा बहुत जीवट थी। वो हर हाल में खुश रहना और मुसीबतों से लड़ना जानती थी। सुनंदा के सास ससुर भी उससे बहुत खुश रहते थे। सुनंदा बहू, कल से काम पर जाया करेगी तो घर के काम मैं संभाल लूंगी। तू घर की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। हाँ सुनंदा बहू, तू खूब मेहनत से काम करना। जी माँ जी, आपके और बाबूजी के आशीर्वाद से मैं बहुत जल्दी दूसरे घरों में भी काम पकड़ लूंगी। दूसरे दिन सुनंदा कमला के साथ काम पर गई। क्या नाम है तुम्हारा? सुनंदा। देखो सुनंदा, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े ये सब करने होंगे। इसके लिए मैं तुम्हें 4000 रुपए दूंगी। जी मालकिन, मैं कर लूंगी। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना। दूसरे दिन से सुनंदा अमिता के घर पर काम करने लगी। अमिता बदले में उसे 4000 रुपए देती। इतने कम पैसों में सुनंदा और उसके परिवार का गुजारा बस इतना ही हो रहा था कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। सुनंदा अमिता के घर के सारे काम करती। कभी कभी कमला काम पर नहीं आती तो सुनंदा खाना भी बना दिया करती। अरे वाह सुनंदा, तुम तो खाना भी बहुत बढ़िया बनाती हो। जी मालकिन, मुझे सब कुछ बनाना आता है, इडली, डोसा, छोले भटूरे, नूडल्स। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन अमिता के घर पर किटी पार्टी थी, जिसमें उसकी कुछ सहेलियां आने वाली थी। अमिता के घर के पास एक बहुत ही नामी रेस्टोरेंट था जिसका नाम गोपाल रेस्टोरेंट था। वहाँ के मोमोज बहुत ही मशहूर थे। अमिता की सहेलियों ने पार्टी में गोपाल रेस्टोरेंट के मोमोज मंगवाने के लिए कहा, लेकिन किटी पार्टी वाले दिन जब अमिता ने मोमोज मंगवाने के लिए रेस्टोरेंट में फोन किया तो उस दिन रेस्टोरेंट बंद था। ओफो, ये रेस्टोरेंट को भी आज ही बंद होना था। अब मैं क्या करूं? तभी अमिता की नजर सुनंदा पर पड़ी। सुनंदा, क्यों ना आज मेरी सहेलियों के लिए तुम मोमोज बना दो, तुम तो अच्छा खाना बनाती हो। लेकिन मालकिन, मैंने कभी मोमोज नहीं बनाए हैं। अरे यूट्यूब पर मोमोज बनाने की रेसिपी देखकर मोमोज बना दो। ठीक है मालकिन। अमिता ने मोमोज बनाने के लिए सामान मंगवाए और यूट्यूब पर मोमोज बनाने की रेसिपी प्ले कर दिया, जिसे देखकर सुनंदा मोमोज बनाने लगी। इसी तरह सुनंदा ने वेज मोमोज, पनीर मोमोज, फ्राई मोमोज बनाकर तैयार कर लिए। जब किटी पार्टी शुरू हुई और अमिता की सहेलियों ने मोमोज खाना शुरू किया, यम्मी, कितने टेस्टी मोमोज है। गोपाल रेस्टोरेंट के मोमोज का कोई जवाब नहीं। ये मोमोज गोपाल रेस्टोरेंट के नहीं है, फिर कहाँ से मंगवाए हैं? मंगवाए नहीं है, ये मोमोज सुनंदा ने बनाए हैं। अच्छा, बड़े टेस्टी मोमोज बनाए हैं यार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाए हो। हाँ यार, कमाल के मोमोज है। अमिता की सारी सहेलियां मोमोज की बहुत तारीफ करने लगी और मांग मांग कर मोमोज खाने लगी, यहाँ तक कि मोमोज कम पड़ गए। उस दिन घर आकर सुनंदा ने ये बात सबको बताई। हमें तो पहले से ही पता था कि तू बहुत हुनरमंद है, जो भी काम करती है उसमें जान डाल देती है। तूने बहुत मेहनत और लगन से मोमोज बनाए होंगे, इसलिए तेरे हाथों से बने मोमोज इतने स्वादिष्ट बने थे। हाँ सुनंदा बहू, कभी हमें भी अपने हाथ के बने मोमोज खिलाओ। हाँ बाबूजी, मैं कल ही आप सबके लिए मोमोज बना दूंगी। दूसरे दिन सुनंदा ने अपने घर में मोमोज बनाए और सबको खिलाए। मम्मी, और मोमोज दो ना, ये मोमोज तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें खाने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ सुनंदा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े शेफ ने ये मोमोज बनाए हो। मैं तो कहती हूँ ये दूसरों के घरों का काम छोड़कर तू मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर दे। लेकिन मोमोज बनाने के लिए ढेर सारी सामग्री खरीदनी होगी, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उन्हीं पैसों से मोमोज बनाने का काम शुरू करूंगी। सुनंदा ने अपने जोड़े हुए पैसे निकाल कर देखे तो वो सिर्फ 2000 ही थे, जिसे देखकर वो उदास हो गई। लेकिन तभी उसके ससुर जोगेश ने कहा, सुनंदा बहू, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? किसी काम की शुरुआत कम पैसों से ही की जाती है। आप ठीक कह रहे बाबूजी, मैं इस काम की शुरुआत 2000 रुपए से ही करूंगी। दूसरे दिन से सुनंदा ने अमिता के घर का काम छोड़ दिया। वो 2000 रुपए लेकर बाजार गई और मोमोज और चटनी बनाने के लिए सामान खरीदने लगी। सुनंदा की नजर बाजार में बिक रही टोकरियों पर पड़ी। मैं अपने मोमोज टोकरी में रखकर
और घूम घूम कर बेचूंगी। सुनंदा ने मोमोज बनाने के सामान के साथ साथ एक टोकरी भी खरीदी और घर आ गई। दिन भर खूब मेहनत करके सुनंदा ने मोमोज बनाए। शाम को सुनंदा अपने सिर पर मोमोज और चटनी से भरी टोकरी लेकर उसे बेचने निकली। वो गली मोहल्लों में घूम घूम कर मोमोज बेचने लगी। शाम का वक्त था। लोगों को उनके घर के पास बैठे बिठाए शाम के स्नैक्स के रूप में मोमोज मिल रहे थे। लोगों ने सुनंदा से उसके मोमोज खरीदने शुरू कर दिए। मुझे एक प्लेट पनीर मोमोज और सफेद वाली चटनी दे दो। ये लीजिए मैडम। कितने पैसे हुए? 20 रुपए मैडम। धीरे धीरे सुनंदा के पास लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग सुनंदा से उसके मोमोज खरीद कर खाने लगे। लोगों को सुनंदा के हाथ के बने मोमोज बहुत पसंद आ रहे थे। अरे वाह, बड़े स्वादिष्ट मोमोज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट में बने हैं या किसी शेफ ने बनाए हैं। शेफ ने नहीं बनाए हैं साहब, ये मोमोज मैंने बनाए हैं। बहुत ही लाजवाब मोमोज हैं। सुनंदा के पास लोगों की भीड़ लग गई। सब उसके मोमोज खरीदने के लिए टूट पड़े। मेरे लिए 2 प्लेट वेज मोमोज पैक कर दो। मुझे भी एक प्लेट वेज मोमोज चाहिए। मुझे 1 प्लेट वेज फ्राई मोमोज चाहिए। हाँ, सबको मोमोज मिलेगा। सुनंदा एक एक करके सबको मोमोज देने लगी और देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक गए। उस दिन सुनंदा ने खूब पैसे कमाए। वो खुशी खुशी घर गई और सबको सारी बातें बताई। मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारे मोमोज लोगों को बहुत पसंद आएंगे। हाँ अनुज के बाबा, मैं खूब मेहनत करूंगी और कल आज से भी ज्यादा मोमोज बनाऊंगी। सुनंदा बहू, तुम थक गई होगी, चलो अब हम खाना खाकर सो जाते हैं। सभी लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुनंदा ने बाजार जाकर मोमोज बनाने का ढेर सारा सामान खरीदा। घर आकर वो फिर से मोमोज बनाने में जुट गई। आज सुनंदा ने पहले से भी ज्यादा मोमोज बनाए। शाम को जब सुनंदा मोमोज लेकर बेचने निकली तो गली मोहल्ले के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सुनंदा के आते ही लोग उसके मोमोज खरीदने लगे। मुझे वेज मोमोज चाहिए। मुझे फ्राई मोमोज चाहिए। मुझे पनीर मोमोज चाहिए। मुझे फ्राई मोमोज चाहिए। मुझे पनीर मोमोज चाहिए। सुनंदा ने सबको उनकी मनपसंद मोमोज और चटनी दी। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक गए। आज भी सुनंदा की खूब कमाई हुई। तभी सुनंदा के पास सूट बूट में एक आदमी आया और सुनंदा से बोला, क्या तुम्हें सुनंदा हो? जी मालिक, मैं ही सुनंदा हूँ। कहिए क्या बात है? मेरा नाम विराट है, मैं गोपाल रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। तुम्हारे मोमोज की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आपने मोमोज मुझे टेस्ट कराओगी? हाँ मालिक, क्यों नहीं, ये लीजिए। सुनंदा ने विराज को 1 प्लेट पनीर मोमोज खाने के लिए दिए। वाकई ऐसे मोमोज तो मेरे रेस्टोरेंट में भी नहीं बनते। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाओगी? इस काम के लिए मैं तुम्हें महीने के 30,000 रुपए दूंगा। हाँ मालिक, मुझे मंजूर है। ये लो 15,000 रुपए एडवांस और कल से मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाने शुरू कर देना। मैं अपने आदमी भेजकर तुम्हारे घर से मोमोज मंगवा लूंगा। सुनंदा पैसे लेकर घर गई और सबको बताया कि कैसे उसे गोपाल रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाने का काम मिला है। महीने के 30,000 रुपए। देखा सुनंदा बहू, मोमोज बनाते ही तेरी लॉटरी लग गई। पिताजी, ये सब सुनंदा की मेहनत का कमाल है। हाँ बहू, ये सब तेरी मेहनत के कारण हुआ है। अब कल से और भी ज्यादा मोमोज बनाने होंगे। चिंता की कोई बात नहीं सुनंदा, कुछ ही दिनों की बात है, तब तक मेरा पैर भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं भी मोमोज बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरे दिन से सुनंदा गोपाल रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाने लगी। रेस्टोरेंट के कारीगर सुनंदा के घर आकर मोमोज ले जाते और उसे रेस्टोरेंट में बेचते थे। इस काम में घर के सभी लोग सुनंदा की मदद करने लगे। कुछ दिनों के बाद विमल का पैर भी ठीक हो गया और वो भी मोमोज बनाने में सुनंदा की मदद करने लगा। धीरे धीरे करके सुनंदा ने काफी पैसे जोड़ लिए। एक दिन, अनुज के बाबा, मैं सोच रही थी क्यों ना मोमोज की अपनी दुकान खोल लूं। मैं मोमोज बनाऊंगी और आप मोमोज बेचना। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है सुनंदा, हम मोमोज की अपनी एक दुकान खोल लेंगे। जल्दी ही सुनंदा ने मोमोज की अपनी एक दुकान खोल ली, जहाँ कई वैरायटी के मोमोज मिलने लगे। धीरे धीरे सुनंदा के मोमोज पूरे शहर में मशहूर हो गए। लोग सुनंदा की दुकान पर उसके बनाए हुए मोमोज खाने के लिए आने लगे। सुनंदा की कमाई पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अब उसकी और उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो गई थी। सुनीता कई सालों से सब्जी बेचने का काम कर रही थी, लेकिन इस काम से उसका और उसकी 7 साल की बेटी पिंकी का गुजारा नहीं हो पा रहा था। सुनीता के पति किशोर की मौत 4 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई। ससुराल वालों ने तो किशोर की मौत के साथ ही उससे मुंह मोड़ लिया था और अब मायके वाले भी साथ छोड़ रहे थे। भैया भाभी, आप लोग शहर क्यों जा रहे हो? क्यों ना जाए हम शहर, यहाँ गांव की जिंदगी में रखा क्या है सिवाय जिम्मेदारियों के। सुनीता समझ गई थी कि उसकी भाभी का इशारा उसकी तरफ ही था। दरअसल उसका भाई सुरेश और भाभी कामिनी उसके घर से थोड़ी ही दूर रहते थे। सुरेश एक ढाबा चलाता था जो काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए वो कभी कभी सुनीता की कुछ मदद कर दिया करता था। लेकिन ये बात उसकी पत्नी कामिनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कामिनी के जोर देने पर ही अब सुरेश गांव छोड़कर शहर जा रहा था। अब अपनी भाभी को गलत मत समझना सुनीता, इसका मतलब इस घर से था। दरअसल ये घर अब काफी पुराना हो गया है, इसका रख रखाव मुश्किल भी है और खर्चीला भी। और फिर बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है ना। शहर में रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। लेकिन तू फिक्र मत करना, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, तुझे और पिंकी को नहीं। मैं तुम लोगों से मिलने आता रहूंगा।
सुरेश की बात सुनकर कामिनी को गुस्सा आ जाता है। वो एक बार फिर सुनीता को सुनाते हुए कहती है, हाँ सबका ठेका तो तुम्ही ने लेकर रखा है ना। इतना कहकर कामिनी वहां से चली जाती है। सुनीता अपनी आंखों को पोंछते हुए सुरेश से कहती है, कोई बात नहीं भैया, आप हमारी फिक्र मत करना। भाभी और बच्चों का ख्याल रखना और खूब तरक्की करना। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है। सुरेश सुनीता की मदद करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह से वो अपने घर में कलेश भी नहीं चाहता था। उसने कई बार कामिनी को समझा कर देख लिया था, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं थी। उसने जाने से पहले कुछ पैसे सुनीता के हाथों में रख दिए। नहीं भैया, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। सुरेश सुनीता को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन तभी वहां कामिनी एक पुराना संदूक लेकर आ जाती है। ले लो, बस ये आखिरी बारी है, इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शहर में बहुत खर्चे होंगे हमारे भी। और सुनो, जाते हुए ये माँ जी का पुराना संदूक और ये कुछ कपड़े भी लेती जाना, कब से ऐसे ही पड़े हैं। अब ये सब मैं शहर लेकर तो जाऊंगी नहीं, तो तुम ही ले जाना ये सब। कामिनी उस संदूक को और पुराने कपड़ों को जमीन पर डाल देती है, मानो किसी नौकर को दे रही हो। लेकिन फिर भी सुनीता इस बात का बुरा नहीं मानती। वो फौरन जाकर अपनी माँ के कपड़ों को उठा लेती है और रोते हुए कहती है, हाँ भाभी, ये सब मेरे बहुत काम के हैं, इन्हें छूकर ऐसा लगेगा जैसे माँ मेरे साथ है। सुनीता की बात सुनकर कामिनी हंसती हुई वहां से चली जाती है। फिर सुनीता वो सारा सामान और सुरेश के दिए हुए पैसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तब उसकी बेटी पिंकी उससे कहती है, माँ, ये नानी का संदूक है क्या? इसे खोलो ना, मुझे देखना है कि इसमें क्या है। हो सकता है मेरे लिए कोई खिलौना ही मिल जाए। सुनीता मुस्कुराकर पिंकी के सिर पर हाथ फेरती है और फिर दोनों मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उस संदूक के अंदर काफी कुछ था, लेकिन सब पर बहुत धूल चढ़ी हुई थी। सुनीता एक एक करके सारा सामान बाहर निकालकर उसे साफ करने लगती है। तभी अचानक उसके हाथ अपनी माँ की पुरानी डायरी लगती है। अरे ये तो माँ की डायरी है। मुझे याद है, इसमें तो माँ ने सब कुछ लिखा था। नानी ने क्या लिखा था इसमें? माँ, मुझे भी दिखाओ ना। बेटा, मेरे बाबा यानी तुम्हारे नाना जी का इस गांव में बहुत बड़ा ढाबा था। माँ और बाबा मिलकर उसे चलाते थे। अच्छा, और अब मामा जी उसे चलाते हैं? अब मेरा मतलब है चलाते थे, अब तो वो शहर जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी नानी बहुत ही बढ़िया पाव भाजी बनाती थी। मुझे आज भी याद है, जब भी वो पाव भाजी बनाती थी, सारा गांव उसकी खुशबू से खींचा चला आता था। माँ अपने पाव भाजी को नए नए तरीकों से बनाती थी और फिर सब कुछ अपनी डायरी में लिख कर रख लेती थी। अच्छा, तो माँ, तुमने नानी से क्यों नहीं सीखा पाव भाजी बनाना? पिंकी की बात सुनकर सुनीता उदास हो जाती है। दरअसल सुनीता को बचपन में खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसकी माँ जब उसे मदद के लिए बुलाती, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से गायब हो जाती। अरे ओ सुनीता, कब से बुला रही हूँ? आती क्यों नहीं? आ जरा, ये भाजी का मसाला पीस दे जरा, तब तक मैं पाव देख लेती हूँ। नहीं माँ, मुझे तो बाहर खेलने जाना है, मैं जा रही हूँ। ये भगवान, कैसी लड़की है, कितनी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत काम सीख ले, लेकिन इसका तो मन ही नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, इस डायरी में सब कुछ लिखा तो है मैंने, जब बड़ी हो जाएगी तो खुद ब खुद सीख लेगी। क्या हुआ माँ, कुछ तो बोलो। हाँ, मैं अब बनाऊंगी बेटा, पाव भाजी बनाऊंगी मैं, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। पिंकी, तुम करोगी ना मेरी मदद? हाँ माँ, बिल्कुल करूंगी। सुनीता सबसे पहले अपनी माँ की डायरी खोलकर उसे खूब अच्छे से पढ़ती है और फिर सुरेश के दिए पैसों से पाव भाजी बनाने का सारा सामान खरीद कर लाती है। वो डायरी से पढ़कर ठीक उसी तरह सब कुछ बनाती है जैसे उसकी माँ बनाया करती थी। उसने कुछ बाजार से बना बनाया नहीं खरीदा, बल्कि सारे मसालों को सुखाकर खुद अपने हाथों से पीसकर तैयार किया। पाव भी खुद बनाए और सब्जियां भी बिल्कुल ताजी इस्तेमाल की। फिर शाम को उसने अपने ठेले पर सब्जियों की जगह पाव भाजी बेचना शुरू कर दिया। पिंकी भी इस काम में उसकी पूरी मदद कर रही थी। अरे सुनीता, ये पाव भाजी बेचना कब से शुरू किया? बस आज से चाची। पता है चाची, मैंने पाव भाजी बिल्कुल वैसी बनाई है जैसे माँ बनाती थी। अरे वाह, भाभी के हाथ की पाव भाजी तो यहाँ सबको बड़ी याद आती है। ला, मैं भी खाकर देखूं, तेरे हाथों में भाभी वाला स्वाद है भी या नहीं? सुनीता फौरन एक प्लेट पाव भाजी लगाकर अपनी पड़ोसन सरला को दे देती है। सरला उसे खाते हुए कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद, कुछ तो कहो चाची, माँ जैसी बनी है या नहीं? रुक जा, पहले खत्म तो कर लो। भाई मजा आ गया, सच में सुनीता, तूने बिल्कुल भाभी जैसी पाव भाजी बनाई है। सालों पुराना स्वाद फिर से आ गया। वाह, तुझे तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। हाँ, तुम्हें वो सब्जी बेचने के चक्कर में पड़ी थी। चल ऐसा कर, 4-5, तू ऐसा कर, पूरी 6 प्लेट पैक कर दे, घर में सबकी तबीयत खुश हो जाएगी तेरी पाव भाजी खाकर। सरला से अपनी पाव भाजी की इतनी तारीफ सुनकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है और फटाफट उसे पाव भाजी पैक करके दे देती है।
धीरे धीरे सुनीता के पास और भी ग्राहक आने लगे और सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही सुनीता की सारी पाव भाजी बिक गई। माँ, ये तो कमाल हो गया। जब हम सब्जी बेचते थे तो हफ्ते भर में भी ठेला खाली नहीं होता था, और अब देखो 2 घंटों में ही सब कुछ खत्म हो गया। हाँ पिंकी, ये सब मेरी माँ का कमाल है। चलो अंदर चलते हैं और कल के लिए तैयारियां करते हैं। सुनीता और पिंकी मिलकर पाव भाजी बनाने लगे और धीरे धीरे सारा गाँव उनका ग्राहक बन गया। शाम होते ही उसके ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कुछ ही घंटों में सब कुछ बिक जाता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब सुनीता को किसी बात की चिंता नहीं थी। सुनीता के ठेले की जगह अब गांव में एक बड़ी पाव भाजी की दुकान थी, जैसे कभी उसके माता पिता की हुआ करती थी। इतना सब होने के बाद भी सुनीता ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि अब वो वक्त के साथ अपनी पाव भाजी में कई बदलाव भी करने लगी थी, जिन्हें भी लोग खूब पसंद कर रहे थे। अरे वाह आंटी, आपकी भाजी में तो बिल्कुल पिज्जा जैसा स्वाद आ रहा है। ऐसा कैसे किया आपने? मैंने अपनी भाजी में चीज भी डाला है। पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद है, बस इसीलिए। अरे वाह आंटी, मैं अभी जाके अपने सारे दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। वो सब भी आपकी पाव भाजी खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह सुनीता दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। यहाँ तक कि अब तो उसका इतना नाम हो गया था कि उसे शहर की पार्टियों के लिए भी ऑर्डर मिलने लगे थे। हाँ ये ठीक है, तुम ऐसा करो, जाकर सारी सब्जियां उठा लाओ, तब तक मैं भाजी बनाना शुरू करती हूँ। अरे भाभी, आप कहाँ परेशान होगी, हम सब मिलकर कर लेंगे सब कुछ। आप आराम कीजिए। नहीं बिरजू भैया, बनाऊंगी तो मैं खुद ही, जैसे हमेशा मेरी माँ बनाती थी। आप मेरी मदद कर रही हैं, यही काफी है। सुनीता शहर में हो रही एक बड़ी पार्टी के लिए पाव भाजी बना रही थी। उस पार्टी में सुरेश और कामिनी भी आए हुए थे। सुरेश ने जैसे ही सुनीता के हाथों की बनी पाव भाजी चखी तो वो उस स्वाद को तुरंत पहचान गया। राकेश, ये पाव भाजी किसने बनाई है? मुझे अभी मिलना है उससे। अरे बड़ी मशहूर कैटरर है, पास के ही गांव में रहती है, लेकिन फिर भी उसके ऑर्डर की बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा, फिर तो बंटी के बर्थडे के लिए अभी से इस कैटरर को बुक कर लेते हैं, जल्दी चलिए जी। सुरेश का दोस्त उसे और कामिनी को लेकर सुनीता के पास जाता है। वहाँ सुनीता को पाव भाजी बनाते देखकर सुरेश और कामिनी दोनों चौंक जाते हैं। सुनीता, मेरी बहन, तभी मैं सोचूं कि माँ के हाथों का स्वाद यहाँ किसके हाथों में आ गया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तुझे वहाँ गांव में बेसहारा छोड़कर आ गया। सच में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। नहीं भैया, अगर मैं अकेली नहीं पड़ती तो माँ का साथ मुझे कैसे मिलता। ये देखिए, ये माँ की डायरी है, मुझे माँ के संदूक से मिली, इसी के सहारे मैंने ये काम शुरू किया। सुरेश के साथ साथ कामिनी भी शर्मिंदा थी। दूसरी तरफ सुनीता आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि अब वो गांव की बेसहारा गरीब सुनीता नहीं थी, बल्कि मशहूर केटर्स की मालकिन सुनीता मैडम बन गई थी।